हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का विद्या जोन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगेन आरडब्ल्यू वीकली मॉक टेस्ट, आज है 3 मई 2026 और आपका टेस्ट आ चुका है। हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो टेस्ट है आरडब्ल्यू वीकली मॉक टेस्ट, उसमें जो हिंदी का सेक्शन है हम हर वीक उसका एनालिसिस करते हैं और आज भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एनालिसिस देने वाले हैं। उससे पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं, उम्मीद करेंगे आप ज़रूर उसको सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, देखिए, आपको जैसे हमने यूपीएसआई की परीक्षा में अपने शॉर्ट नोट्स बना करके दिए थे 10 से 12 पेज में, सेम उसी तरीके से अब हम लोग अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी तैयार कर चुके हैं, जो पीवाईक्यू बेस पर आधारित है। मतलब पिछले सालों में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करके बेहतर नोट्स आपके लिए बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस एसआई में आपने देखा है कि हमारे आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में से लगभग 30 प्लस क्वेश्चन इस नोट से थे। अगर आपने हिंदी अब तक पढ़ ली है तो इस हिंदी जो आपने पढ़ा है उसका बेस्ट और शॉर्ट वे में रिवीजन आप हमारे माध्यम से कर सकते हैं। और हमारे सारे क्वेश्चन पिछले सालों के क्वेश्चन पर बेस्ड हमने कंटेंट को इसमें कलेक्ट किया है। जैसे एक पेज में पूरी वर्णमाला को ख़त्म, सगोस सगोस क्या होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण, इस तरीके से। उसके बाद फिर ट्रिक देखिए, आज की ये जो ट्रिक है काचा टाटा पा कावर्ग चावर्ग तावक टावक पावक और केटीएम डो, तो इस ही ट्रिक से, मात्र इसी ट्रिक से आज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद देखिए, हिंदी सम्मेलन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और छंद एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है। तो मात्र इतने छोटे वे में पेज में मैंने सारे छंदों के और पिछले सालों के सभी क्वेश्चंस को इसमें मेंशन कर दिया जो पूछे गए यूपी पुलिस कांस्टेबल पिछली वाली परीक्षाओं में। ये है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, उसके बाद व्यास सम्मान। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही मेंशन किए, वरना बहुत ज़्यादा हैं। सरस्वती सम्मान हो गया आपका, साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया, काल कैसे पहचाने, किसमें कितने होते हैं उसकी ट्रिक पूरी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए, काल विभाजन। तो इस तरीके से जो हमने ये नोट्स तैयार किया है, उसके बाद मतलब हमने कुल मिला करके, चाहे वह आपका हिंदी सम्मेलन हो, कोशिश की आपको बेस्ट कंटेंट देने की। इसी तरीके से हमने नोट्स तैयार किया ये हिंदी का 10 से 12 पेजेस में। तो इसको लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने टेस्ट लगा लिया होगा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन है कि अवधी भाषा का अन्य नाम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, अवधि को कोसली, ये जो कोसली वर्ड है ये अवधि को ही कहते हैं, कौशली। ये आपका एक जो पिछले साल पूछा गया था 24 वाली परीक्षा में, जो रद्द हो गई थी यूपी पुलिस की, वहाँ पर आपसे पूछा गया था बेसवाड़ी। ठीक है, ये पूछा गया था भाई, ध्यान से सुन लो। बेसवाड़ी मेरे प्यारे भाई, ये आपसे पूछा गया था कि बेसवाड़ी किस भाषा को बोला जाता है, किस बोली को। तो ये था आपका अवधी भाषा के लिए। तो यहाँ पर कौशली किसका, अवधी को कौशली में बोला जाता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52, और ये है ठेले पर हिमालय। क्या जी, ये आपका ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती साहब हैं। और धर्मवीर भारती साहब की अन्य रचनाएं क्या हैं? अगर हम बात करें, अंधा युग बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। अंधा युग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं भी आपको दिखाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सा समूह नहीं है? ठीक है, निम्न में कौन सा समूह नहीं है? अब सही नहीं है वो आपको बताना है। ध्यान से देखिए, मूर्धन्य चे छे जे जे ओष्ठीय पे फिर। अब हमने आपको जो हमारे नोट्स हैं ना उसमें एक ट्रिक बनाई है, पहले मैं आपको ट्रिक दिखा करके आता हूँ। चलिए आइए एक बार वो ट्रिक देख लीजिए, उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कितनी जल्दी आसानी से कर पाएंगे। जी देखिए, ये रही वो ट्रिक प्यारे साथियों, ये रही ट्रिक। ये जो मैंने ट्रिक बनाई है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। कंठ है मतलब के से डिनोट किया है, तो केटीएम बाइक होती है ना, तो उससे आप हमने याद किया केटीएम और डीओ। केटीएम 2 मतलब हमारी एक बाइक होती है केटीएम 2, किसी को हमें केटीएम देनी है। उसके आगे सीक्वेंस में हमने लिखा, ध्यान से देखिएगा, सीक्वेंस में क्या लिखा हमने, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग और ते वर्ग और पे वर्ग। और हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, आप सभी को पता है। तो कै वर्ग में का, खा, गा, घा, अणा। ठीक है, इसी तरीके से चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, अइया, टा, ठा, डाढ़ा, अइया, ता, था, दाधा, ना, पाफा, मावा। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, K4 कंठ है। ठीक, K4 कंठ है। T4 तालव्य, तालव्य में कौन सा आएगा, चे वर्ग, ये सभी तालव्य होंगे। मूर्धन्य M4 मूर्धन्य, ये टेटा डेड है, ये सब मूर्धन्य होंगे। दंत, ठीक है, ये देखिए दंत। ओष्ठ देखिए, ये रहा पैफाबम है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए अब इससे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया।
अब सोल्व कैसे करेंगे, अब आ जाइए हम आपको समझाते हैं इस चीज़ को अच्छे से। जी प्यारे भैया देखिए ध्यान से, अब हमारे सामने जब ये क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए हमने अभी के वर्ग में समझा था, के मतलब कंठ है, और कंठ में के वर्ग के सारे 5 आ गए थे, ठीक है। और उसके बाद टी, टी मतलब होता है आपका तालव्य, और तालव्य में कौन सा आता है, च वर्ग, क च ट त प, ठीक है, 5 वर्ग ही तो होते हैं, तो यहाँ च वाले सारे हैं, ठीक है। के टी एम, के टी एम क्या है, बाइक है, एम मतलब हो गया मूर्धन्य। अब मूर्धन्य में का चा टा, टा वर्ग के सारे इसमें आ जाएंगे मूर्धन्य में, ठीक है। उसके बाद एम डी, डी मतलब दो, तो दो मतलब दंत्य, और दंत्य में कौन सा रहेगा, का चा टा ता, ता वर्ग मतलब ता था दाधा ना, ये आपके दंत में आ जाएंगे, ठीक है। ओ के टी एम दो मतलब ओ का मतलब हो गया प्यारे साथियों ओष्ठ्य, और ओष्ठ्य में आ जाएगा आपका पा वर्ग, पा मतलब पा फा पा भा मा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इसमें चेक करिए, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। देखिए मूर्धन्य, अब हमारा मूर्धन्य तो कहाँ मिलेगा, ये रहा मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य में कौन सा आना चाहिए भाई, टे वर्ग आना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, चे छे जे जे। अब चे छे जे जे को चेक करो जल्दी से, कहाँ मिलेगा भाई, चे छे जे जे तो हमारा चे वर्ग में आता है, और चे वर्ग क्या है आपका तालव्य, तो यहाँ पे तालव्य होगा, तो ये मूर्धन्य लिखा है, तो इसका मतलब आंसर आपको मिल गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब और भी अगर आप चेक करना चाहें भैया जी, हम तो और चेक करना चाहते हैं, तो कोई नहीं, हम और को भी चेक कर लेते हैं, आइए आपके सामने दिखा देते हैं। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में बिल्कुल ओष्ठ्य में ये आएगा पावर, और कंठ में यही आएगा। अब इसके साथ में अगर स्पर्श व्यंजन के बारे में आपसे बात की जाए, क्योंकि की जा सकती है टोटल व्यंजन, अगर आपसे पूछा जाए विकसित व्यंजनों की संख्या को भी अगर जोड़ करके टोटल व्यंजन कितने होते हैं, देखो 5 × 5, क्योंकि 5 वर्ग हैं तो 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गई 25, प्लस इसमें जोड़ दीजिए 4, 4 क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है, या र ला और वाह, ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद है 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन, वो कौन से हैं, ये से है, ये वाला से है, ये वाला से है, एंड है ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तो 25 4 29 और 4 33। और भाई विकसित व्यंजन जिसको आप कहते हैं या उपक्षिप्त व्यंजन, वो 2 हैं, एक तो ये वाला ढ है और ये वाला है, इन दोनों को भी इसमें जोड़ दीजिए, इस प्रकार से आपकी 33 + 2 टोटल संख्या हो गई आपकी 35। और ये आपका यूपी पुलिस पिछले सालों में 2-3 बार पूछा गया है, ये आपका 15 की शिफ्ट यूपीएसआई एग्जाम्स में भी पूछा गया था, 15 की सेकंड शिफ्ट में, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया पूरा क्वेश्चन ओपन करके। भाई आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। और इसके साथ में ये भी याद रखना, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेपरेट पूछा गया है 2024 में। ये क्या पूछा गया है कि वतर्ष्य वर्तीय ध्वनि क्या है, वर्तीय है आपका न है, ले है, रे है और से। जैसे आपने अंतस्थ ये रेलेव है, उसमें संघर्षी व्यंजन कौन सा, श है ना। उसके बाद आपको वर्त ध्वनि भी याद रखने, न ले रेस है, ठीक है। ओके भाई चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट परसर्ग, इसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को आप गलत करने की संभावना मुझे लगती है कि आप इसको गलत कर सकते हैं। तो शब्दों के बीच संबंध, देखिए परसर्ग, आपको परसर्ग या उपसर्ग पता है कि शब्दों के स्टार्टिंग में लगते हैं, कहाँ पर, स्टार्टिंग में लगते हैं, लेकिन इसने वो नहीं पूछा जो आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 99% भाई लोग गलत कर देंगे इस क्वेश्चन के आंसर, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा। अब देखो परसर्ग के सहायक की बात की गई है, ना कि परसर्ग की। तो परसर्ग के सहायक कौन होते हैं भाई, जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं वो परसर्ग के सहायक कहलाते हैं। तो 54 का आंसर ए हो गया, ठीक है, संबंधवाचक जिसको हम, चलो ठीक है, हाँ जी संबंधवाचक, जो संबंध स्थापित करेंगे वही तो संबंधवाचक कहलाएंगे। और मोस्टली लोग इसके आंसर क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ये ही करेंगे कि जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, लेकिन ये आंसर आपका गलत है, ठीक है। इसमें कुछ और पूछा है, आप कुछ और बताने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई। इसको देखो 55 विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है, फोकस ऑन दैट, नहीं है पूछा है, इस पर फोकस रखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन सब लोगों से ज़्यादा ही आप सही करेंगे। 1 किलो भाई, 1 किलो एकदम निश्चित है। कुत्ते के लिए 2 मीटर, तो 2 मीटर एकदम निश्चित है। उसके बाद चाय का 50 ग्राम बात की गई तो ये भी निश्चित है। लेकिन सैकड़ों लोग, सैकड़ों में भाई 101 भी आता है, 540 भी आता है, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900 भाई ये सब आते हैं, तो वो निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। आपने बुलाया होता, वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से संकेत कर रहे हैं कि आप बुलाए होते तो मैं ज़रूर आता, तो इसलिए यहाँ पर हो गया आपका संकेतवाचक, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, ठीक है भाई। इसको देखो, इसमें कौन सा निम्नलिखित कौन सा शब्द तद्भव है, देखो पकवान अपने आप में क्या है, तत्सम है, पश्चाताप तत्सम है और पुत्रवधू तत्सम है, लेकिन पसीना जो है ये आपका एक वर्ड होता है प्रस्वेद,
ठीक है, इसका तद्भव शब्द है, प्रस्वेद का तद्भव शब्द है आपका पसीना, और यही हो जाएगा आपका आंसर प्रस्वेद। अब आपसे पूछा जा सकता है पसीने से उत्पन्न के लिए एक वर्ड यूज़ होता है स्वेदज। ठीक है, क्या है स्वेदज? ये वन वर्ड के लिए बहुत ज़्यादा वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। जैसे अंडे से उत्पन्न अंडज होता है ना, ऐसी पसीने से उत्पन्न आपका स्वेदज होता है। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश के उपन्यास के लेखक कौन है? तो माननीय श्रीमान दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है, अब हर्षवर्धन की भी आपसे बात की जाए तो हर्षवर्धन इतिहास के एक इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं, और इनकी जो रत्नावली, इनकी प्रमुख रत्न कौन सी है? रत्नावली है एक तो, है ना, और एक रत्नावली जरूर याद रखना। प्रियदर्शी का भी इनकी रचना है। चलो भाई आगे आ जाओ। ये नेक्स्ट पेज आपके सामने ये रहा, और लीजिए भाई 59, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने क्या कहता है? सौम्य। तो सौम्य का मतलब होता है एक तरीके से जो शांत हो। सौम्य का मतलब होता है शांत, और शांत का अब आपको बताना है विलोम शब्द। तो शांत का क्या होगा? अशांत होगा। अगर आपसे शांत पूछा जाए तो शांत का तो लगाएंगे अशांत, लेकिन शांत के अर्थ में नहीं पूछा उसने, सौम्य। सौम्य के अर्थ में होगा भाई उग्र होगा। उग्र मतलब जो आसानी से न बैठे, इधर उधर भागा फिरे, शैतानी करे, वो। ठीक है, चलो भाई, दाम सवारे काम, अच्छा सा एग्जाम्पल है दाम सवारे काम। अगर ध्यान से देखो, अगर इसको नॉर्मली सोचा जाए, दाम सवारे काम, भाई सीधी सी बात है कि पैसा सब काम करेगा, दाम सवारे काम। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था ये वाला। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं। एक ही प्रकार की व्यक्तियों मतलब एक जैसी वस्तु हो। अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये वाला गलत है। ठीक है, भाववाचक हो ही नहीं सकता। द्रव्यवाचक जहाँ पे पदार्थों की बात की जाती है उसका होता। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा जातिवाचक, क्योंकि एक ही प्रकार की, अगर मैंने बात कर दी मानव, तो मानव काला पीला सब उसी में आ जाएगा, मानव की जाति का पता चलेगा। वस्तु मैंने कह दी कुर्सियाँ। अब कुर्सी कोई लोहे की होती है, कोई लकड़ी की होती है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये वाला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, कौन सा आंसर? मैं फिर से इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो इस पे ध्यान देना था, अच्छा क्वेश्चन था। देखो भाई, पेट की अग्नि। अब ये बताओ, पेट के अंदर होता है आमाशय। क्या होता है भाई? आमाशय, स्टमक जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आमाशय के अंदर बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है तो जठर रस उसको बोलते हैं। HCl को क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। और इसी से जाओ, जठर रस पेट, तो जठराग्नि। जठर रस जब पेट में बन रहा है तो आपको आंसर अब मिलना चाहिए जठराग्नि। ठीक है, दावानल। देखो दावानल किसे कहते हैं? वनाग्नि, वनों में लगने वाली अग्नि जो होती है, दावानल उसी को कहते हैं। दावानल वनों में लगने वाली अग्नि को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसको देखिए, काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारका वृंद खिले। देखो जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक बार आती हो, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, और उसका मतलब एक या एक से अधिक बार। देखो यहाँ पर कितनी घटा 2 बार यूज़ हुआ है, और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। इस वाली घटा का जो अर्थ है वो है बादल, और इस वाली घटा का जो अर्थ है वो है, घटा मतलब कम होना, माइनस। राइट, तो जहाँ पर आपको ऐसा सिनेरियो दिखे कि एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले, तो दोनों अलग अलग अर्थ निकल रहा है ना, बताइए। ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, रही मन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गयो न उबरे मोती मानस चून। वहाँ भी आपने 2 अर्थ देखे हैं एक शब्द के। ठीक है, एक तो चून मतलब आटे के संदर्भ में है, एक अलग है मोती। तो अब यहाँ पे देखिएगा, उसी तरीके से यहाँ पे यूज़ हुआ। तो ऐसा आपका यमक अलंकार में होता है। उपमा अलंकार, जहाँ पर आपकी उपमा की जाती है, मतलब उपमा मतलब तुलना की जाती है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, क्या? चरण कमल बंदो हरिराई, या एक चरण कमल बंदो हरिराई, ये तो रूपक अलंकार का है। आपके सामने उपमा अलंकार के एग्जाम्पल में बताता हूँ। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद मतलब भगवान कृष्ण जी, पद मतलब उनके पैर, तो भगवान कृष्ण जी के पैर कोमल हैं कमल से, तो वहाँ पे कमल से तुलना की गई है भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों की, तो इसलिए हरिपद कोमल कमल से यहाँ पर आपका हो गया उपमा अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार में अर्थ चिपके हुए आपको दिखाई देते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए रूपक अलंकार, जहाँ पर मैंने रूपक का भी आपको बताया था, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, वहाँ पर साफ साफ अर्थ देखने के लिए आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे अविकारी, तो उनको हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। क्या कहते हैं भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। संयुक्त सर्वनाम कहते हैं।
ठीक है, 2-3 बार कई एग्जाम्स में यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में यूपी में पूछा गया है, तो इसको प्लीज़ फोकस करिएगा। और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछने की पूरी पूरी मुझे संभावना लगती है। इसको देखिए, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किस किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, महत्वपूर्ण कथन मतलब हमारे मान लीजिए कोई महापुरुष है। अब महापुरुष का कोई स्टेटमेंट है, महापुरुष ने कोई स्टेटमेंट दिया। अब उस स्टेटमेंट को हमें ऐसा का ऐसा ही दिखाने के लिए इस टाइप से हमें 2 उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है भाई। किसका? डबल उद्धरण चिन्हों का। तो ये रहा दोहरा उद्धरण चिन्ह आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कुछ पूछने के लिए कहाँ कब कैसे, योजक चिन्ह माता और पिता में जो इस तरीके से आप लगाते हैं, योजक चिन्ह वही होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आगे आ जाओ। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। गलत वर्तनी किसकी है? देखो, प्रज्वलित की वर्तनी एकदम सही है और उज्ज्वल की भी वर्तनी आपकी सही है, इवन समुज्ज्वल की भी आपकी वर्तनी सही है। तो गलत वाला कौन सा हुआ? गलत वाला हुआ भाई आपका ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भ्रूण हत्या जो है ये निबंध किसका है? तो हिंदी गद्य के जनक कहे जाने वाले अब कौन है? हिंदी गद्य, और गद्य के जनक कौन है? हिंदी गद्य जनक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब जी का जो आपका ये उपन्यास है भ्रूण हत्या, किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब का। तो ये जो है इनका उपन्यास हो गया। अब यहाँ पे आपके सामने महादेवी वर्मा जी हैं, तो उनकी रचना है यामा और नीरजा, और उन्हें यामा और नीरजा जो है इन दोनों में से एक रचना के लिए एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। आपको पता है तो ज़रूर आप उसको बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक नाटक जान लो, भारत दुर्दशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 68 राम श्याम की किताब पढ़ता है। यहाँ देखो, किताब क्या पढ़ता है? ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल रहा है ना, किताब। तो क्रिया का कौन सा प्रकार है भाई? जहाँ पर आपको कर्म दिखे, कर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर हमको कर्म दिख रहा है, तो इसीलिए सकर्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैंने अकर्म पे लगा दिया, हमें लगाना है ये रहा सकर्मक। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौवा का पर्यायवाची। अब कौवे के पर्यायवाची में आपको सभी जो मेरे पास कौवे के पर्यायवाची मेरे हिसाब से हो सकते हैं। देखिए, वायस कौवे का पर्यायवाची होता है, वायस। करठ भी हम कौवे का पर्यायवाची पढ़ते हैं, करठ। ठीक है, और उसके बाद पिसुन, पिसुन पिसुन भी आपने कौवे का पर्यायवाची, और कौवे का पर्यायवाची कौवा तो होता ही है, ये तो आप सभी को पता है, ये कौवे के पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए, ये जो होता है, आप अगर बात करें भैया जी ये वाला बताइए, ये कोकिल जो है हमारा प्यारी कोयल का पर्यायवाची होता है, कोयल। ठीक है, और जो केकी है ये आपका मोर का पर्यायवाची होता है। और बच्चा एक कपोत, कपोत किसका पर्यायवाची होता है भाई? कबूतर का पर्यायवाची आपका कपोत होता है। तो इसका आंसर भी तो बता दीजिए, इसका आंसर हो गया आपका वायस। चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो 14 भागों में हम इसको विभक्त करते हैं। ठीक है, ये आपकी याद करने वाली चीज़ है। 71 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? और देखिए इस पे लगा लीजिए स्टार मार्क। ये क्वेश्चन यूपीएसआई परीक्षा से लेकर यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और हिंदी के कोई भी एग्जाम जो कहीं भी होते हैं किसी भी स्टेट में, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना। और ये क्वेश्चन के आंसर में ये ही वाला विकल्प हमेशा आंसर के रूप में दिया जा रहा है। देखिए, यामा महादेवी वर्मा की रचना है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द का पर्यायवाची है। योजना, ये भी योजना बनाई या योजना बनाया नहीं होता, बनाई। भिक्षा ली या भिक्षा ले, तो ये सारे तीनों के तीनों सभी स्त्रीलिंग है, ये आपका पुल्लिंग शब्द क्यों? ठीक है, यह पुरुष जाति होने का बोध करा रहा है। चलो भाई, बारहसिंगा। अब देखिए, बारहसिंगा में आपसे समास पूछा है, ऐसा मत कर देना आप कहें कि द्वंद्व समास तो हो ही नहीं सकता, उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद सोचें अव्ययीभाव समास भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें यथाशक्ति, यथामति, दिनोदिन, प्रतिदिन, ठीक है, इस तरीके के प्रयोग होते हैं। तो यद्यपि ये नहीं हो सकता। तो अब आपने 2 तो नेग्लेक्ट कर दिया। अब बचा बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। आपने सोचा बहुब्रीहि समास में, क्योंकि हमें पता है कि पहला पद प्रधान भी नहीं होता, दूसरा पद प्रधान भी नहीं होता, और प्यारे साथियों कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो इस तरीके से हमने सोचा कि बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा। और कर्मधारय समास की पहचान ये होती है कि उसमें विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता है, मतलब एक जो है दूसरे की विशेषता बता रहा होता है। अब यहाँ पर हमें ऐसा भी नहीं दिख रहा कोई, तो आप हुए कन्फ्यूज, और आपने क्या किया, फटाफट से लिया और लीजिए, आपने ये वाला आंसर कर दिया, और ये हो गया आपका गलत। देखिए, बारहसिंगा एक विशेष जानवर, एक पशु को इंडिकेट करता है। ठीक है, हिरण जैसा एक पशु है ना बारहसिंगा, तो वो अलग साफ साफ इंडिकेट कर रहा है। तो कोई तीसरा पद यहाँ पर प्रधान हो रहा है भाई,
तो हो रहा है, तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास, क्योंकि जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ आपका बहुब्रीहि समास होता है भाई। 73 को देखो, वह तुम हम बाजार जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, पहले हम आना चाहिए, फिर तुम आना चाहिए, फिर वह आना चाहिए। ठीक है, आई वी यू, हम आपको फर्स्ट पर्सन पढ़ाए, आप पढ़े होंगे, सेकंड पर्सन पढ़े होंगे, थर्ड पर्सन पढ़े होंगे अंग्रेजी में। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, और हिंदी में अगर हम पढ़े हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं यू मतलब तुम, और यहाँ पे ही सी इट दे, यहाँ वहाँ, इस तरीके से। अब बताइए आई वी मतलब सबसे पहले या तो मैं आएगा या हम आएगा, तो पहले हमने हम वाले को रख दिया फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। उसके बाद यू मतलब तुमको रख दिया, देन हमने वहाँ वहाँ ही सी इट दे वाले को वहाँ को रखा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया प्यारे भाइयों ये वाला। ठीक है, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। चलो भाई, इसके बाद दोहा छंद में यति कहाँ मिलती है। देखो दोहा छंद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में देखो पहला चरण और तीसरा चरण कितनी कितनी मात्राएं भाई, 11-11। दूसरा चरण और चौथा चरण कितनी कितनी मात्राएं भाई, 13-13 मात्राएं होती हैं। टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, टोटल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि अंत में यति होती है कहाँ पर भाई, चरण के अंत में इसमें यति होती है। और दोहा आपने जैसे जान लिया, इसका ही बिल्कुल विपरीत होता है आपका कौन सा, सोठा। सोठा में क्या होता है, पहले तीसरे चरण में 13-13, दूसरा चौथा चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा प्लस आपने अगर दोहा प्लस रोला मिला दिया तो दोहा प्लस रोला मिलके आपका कुंडलिया बना होता है। अब इसी तरीके से सारे छंदों को, सवैया छंद, कवित छंद जो इंपॉर्टेंट है उनकी मात्राएं कितनी कितनी है वो मैंने आपको एक शॉर्ट नोट्स में बना करके अभी दिखाया है। तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट भाई ये आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लो जितने आप लगा सकते हैं। किस शब्द की संधि गलत बतानी है। देखो अतः प्लस एव, भाई यहाँ पे है आपका विसर्ग संधि, कौन सी है, यहाँ पे है आपका विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में अतः प्लस एव, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल सही है, अतः प्लस एव बनेगा अतएव। ठीक है, उसके बाद मम प्लस इतर, मम प्लस इतर ये बनेगा आपका ममेतर, ये ममेतर बन जाएगा, ये भी एकदम सही है। और इसमें कौन सी संधि है भाई, ममेतर में कौन सी संधि है, इसमें है गुण संधि, कौन सी है, गुण संधि। अब इसके बाद आगे चलो भाई, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अक्ष प्लस ऊहिनी, अक्षोहिणी एकदम सही है, अक्ष प्लस ऊहिनी, अक्षोहिणी। और यहाँ पे है आपकी कौन सी, वृद्धि संधि, कौन सी है भाई, ये है आपकी वृद्धि संधि, ये भी ठीक हो गया। अब फिर और दूसरा विकल्प होगा कोई, हाँ ये रहा भाई। अब देखिए है तो ये भी ठीक, नव प्लस ऊड, नवोड। और यहाँ पे अगर ऐसे होता नव प्लस ऊडा, तो नव प्लस ऊडा होता तो ये एकदम सही बात थी। ठीक है, ये गुण संधि हो जाता, फिर कौन सा, गुण संधि, गुण स्वर संधि। लेकिन यहाँ पर ऊड लिखा हुआ है, यहाँ पर आ का डंडा नहीं है, इसी वजह से आपने ध्यान से अगर नहीं देखा तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलो भाई नेक्स्ट देखो, महाजनी में कौन सा प्रयुक्त, तो आप एक वर्ड पढ़ेंगे महाजन। महाजन कौन होते थे, पहले बड़े बड़े लोग जो होते थे ना, जो किसान टाइप के बड़े किसान होते थे उनको महाजन, जो ज़मीन पे कब्जा रखते थे, छोटे ही लोगों से काम कराते थे। तो इसमें अगर बड़ी की मात्रा अलग निकाल दी जाए तो यहाँ पर प्रत्यय में बड़ी की मात्रा ही लगी, और ये वाला आंसर एकदम करेक्ट हो गया भाई। मजदूर को मजदूरी दीजिए, क्या दीजिए भाई, मजदूरी दीजिए। और देखो को चिन्ह का कर्ता ने, कर्ता के लिए अगर आप बात करें सर, कर्ता के लिए ने शब्द का होता है यूज़। और अगर कर्म की बात की जाए तो कर्म के लिए आपका को शब्द का प्रयोग होता है। और यहाँ पर आपको देखो साफ साफ ये रहा को नज़र आ रहा है, तो आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हो गया आपका कर्म कारक। ठीक है, संबंध में का की के आता है। ठीक है, संबोधन में हे अरे इस तरीके से आता है, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ विश्व में आदि बोधक चिन्ह, जो इस टाइप का चिन्ह होता है ना, इस टाइप से जो चिन्ह लगते हैं, ये वाला चिन्ह आपको मिल जाएगा किसमें, इस वाले में, संबोधन में। और अधिकरण में मिलता है आपको में, पर, ऊपर, इस टाइप से। चलो ये चिन्ह थे जिनसे आप उसको देख सकते, समझ सकते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सही वर्तनी वाला शब्द साफ साफ दिख रहा है भाई, प्रथमाक्षर है। समय इस पर नहीं खराब करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रस, तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनी हंसे देह करे नटी जाए। ये भगवान श्री कृष्ण भी, कृष्ण जी के बीच और जो गोपियाँ उनके बीच की बातचीत है। तो जहाँ पर ये मिलन का थोड़ा सा हमें श्रृंगार रस का यहाँ पर दिख रहा है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, आप बताएंगे सर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, और श्रृंगार दो प्रकार का होता है, कौन सा, एक तो संयोग श्रृंगार होता है, एक होगा वियोग श्रृंगार। ठीक है, शांत रस का होता है निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है भाई।
और अद्भुत का होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। और वात्सल्य, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चों की जहाँ विशेषताएं बताई जाएं, जैसे सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन का खूब बढ़िया से वर्णन किया, तो उसमें ज़्यादातर वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलो भाई। 80 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखो ये नियत और नियत, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 को, नियत और नियत। तो इस नियत का मतलब जो है छोटी की मात्रा का, इसका मतलब होता है प्यारे भाइयों निश्चित, निश्चित होता है इसका मतलब। ठीक है, और इस नियत का मतलब होता है मनसा। मनसा मतलब आपकी मनसा या इरादा क्या है, आपका इरादा क्या है। तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट, और आपका आंसर हुआ डी। ठीक है, चलो भाई, ये पेज भी हो गया। लास्ट पेज की तरफ अब हम आ गए हैं। लीजिए भाई, गाय मीठा दूध देती है, तो गाय खट्टा तो देती नहीं है भाई, सभी को पता है मीठा ही देती है। लिखिए, चलिए, ये कह रहा है कि कौन सा काल है। तो मैंने आपको काल का हमारे नोट्स में बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ समझाया हुआ है। आपने चाहे हिंदी पढ़ी भी या नहीं पढ़ी अभी तक, यूपी पुलिस के लिए 38 में से आप 30+ करना चाहते हैं, टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन करिए और इस शॉर्ट नोट्स की फ़ोटोकॉपी निकलवाइए, 12 से 13 पेज में पढ़ डालिए। उम्मीद करिए, यकीन मानिए, हम बहुत भरोसे के साथ आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हमने यूपी पुलिस एसआई में अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर जिन भी भाई लोगों को दिए उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। 30+, 40 में से 30+ क्वेश्चन हमारे नोट से सीधे सीधे हैं, 10 से 12 पेज के नोट से, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर उसको तैयार किया था। ऐसे ही हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयार किया, जिसमें पिछले सालों के सभी क्वेश्चन को देखा, उसी के आधार पर हर एक क्वेश्चन को मैंशन करने की कोशिश की अपने नोट्स में, वो भी 12 से 13 पेज के अंदर में। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, देन आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो, गाय मीठा दूध देती है, इसमें सिंपल पूछा है, तो ये सामान्य वर्तमान काल का, इसमें कोई गुणा भाग ज़्यादा नहीं हुई है। देखो भाई, ये है आपका वर्ड प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ मतलब क्या है। तो प्रत्युत्पन्नमति मतलब होता है तपर बुद्धि, तत्पर बुद्धि। प्रत्युत्पन्नमति मतलब जिसकी बुद्धि तुरंत सोचने वाली हो, मतलब एकदम से जो सोच ले। क्या करे भाई? जो एकदम से सोच ले। ठीक है, एकदम क्या करे? एकदम सोचे, वो है तत्पर बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, चलो भाई, अब इसको आप कर लेंगे। 83 से 87 पैसेज आ गया, तो पैसेज आप अपने आप पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते ही हैं। तो पैसेज का पहले क्वेश्चन का आंसर कभी भी फर्स्ट लाइन पैसेज की में नहीं मिलता है, थोड़ा सा आगे बढ़ करके मिलता है। ये मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी हैं। इससे बढ़िया है कि आप पहले एक बार क्वेश्चन पे सारों पे नज़र न मार लें, और नज़र मारने के बाद पैसेज पढ़ें, तो एक तो क्वेश्चन का आंसर तो पैसेज पढ़ते पढ़ते ही आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। आंसर बता देते हैं कि वनों को आंकने का अर्थ क्या है। देखिए, वनों के मूल्य को क्यों आंका जा रहा है भाई? ताकि हम वनों के महत्व को समझ सकें। ये पैसेज में साफ साफ मेंशन है। पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करने होते हैं, अपने दिमाग से यहाँ पर आंसर करने की कोशिश मत करना, नहीं तो 0 नंबर मिलेगा आपको। आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है? पैसेज पढ़ेंगे तो वहाँ आश्रय स्थल उनके बारे में कहा गया है जो पक्षी पशु इनके आश्रय स्थान होते हैं। तो आश्रय स्थान कौन से? मतलब रहने का स्थान। कौन सा है भाई? रहने का स्थान आश्रय स्थल है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है भाई? वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को बचाना, मतलब उनकी सुरक्षा करना। 86 वनों के पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वन पर्यावरण की रक्षा भाई बारिश कराकर वर्षा में सहायक होकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ये साफ साफ पैसेज में मेंशन है, और हम पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करने होते हैं। इस बात को प्लीज़ फोकस रखिएगा। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही हैं? पैसेज को पढ़ेंगे तो वनों के कारण जलधाराएँ प्रवाहित हो रही हैं। तो प्यारे साथियों, ये था आज के मॉक टेस्ट, जो RW के था, वीकली मॉक टेस्ट हिंदी का, उसका एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है एनालिसिस पसंद आया होगा। अब आपको वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड जो उसका कमेंट बॉक्स है या उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे हम अपना जो टेलीग्राम लिंक है वो मेंशन कर रहे हैं, तो आप वहाँ से फटाफट टेलीग्राम लिंक के माध्यम से ज्वाइन करेंगे क्या? टेलीग्राम चैनल, और आ जाएंगे, और फिर आपको जो PDF है हमारी वो दे दी जाएगी। एक बार मैं फिर भी आपको अगर देखना चाहें नोट्स दिखा देना चाहता हूँ। यकीन मानिए प्लीज़, मैंने बहुत अपने हैंड रिटन तरीके से मैंने खुद लिखा है चीज़ों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा है, ट्रिक्स बनाई हैं आपके लिए। देखिए, ये हिंदी सम्मेलन से लगभग पूछा जाता है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो मैंने छंद देखिए क्या है, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक, कौन से में कितनी मात्राएं होती हैं, ये गण तगण गति कहाँ होती है, ये सब मैंने बताने की कोशिश की। बहुत छोटा छोटा, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा नोट्स बना दिया। ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, ये मैंने पहले भी आपको दिखा दिए। फिर भी अगर आपको लगे कि अच्छा है, एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और ये नोट्स हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई चार्ज लेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप सभी का टेस्ट आज का अच्छा रहा होगा। और अगर सेफ़ स्कोर की बात की जाए, जिनका आज 38 में से लगभग 34-35 है, मुझे लगता है कि वो बेस्ट स्कोर होना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। और बाकी जो भी स्कोर है, आप स्कोर को मत देखिए प्लीज़, अभी रिवीजन पर फोकस करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।